मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी बारातनामा पार्ट 2। इस कहानी के पहले हिस्से में आपने सुना, ट्रेन में इंदौर से कानपुर लौट रही एक बारात से दुल्हन अचानक गायब हो जाती है। पूछने पर सामने बैठे एक बुजुर्ग पैसेंजर बताते हैं कि दुल्हन तो पिछले स्टेशन पर ही किसी के साथ उतर गई। आखिर कहां गई है दुल्हन और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए सुनते हैं कहानी का दूसरा हिस्सा बारातनामा पार्ट 2। क्या बात कर रहे हैं आप? किसी मोहतरम के साथ? कौन? किसके साथ? कौन कौन था वो? कांपती हुई आवाज में जुगनू ने उस दाढ़ी वाले चचा से हड़बड़ा के कई सवाल एक साथ कर डाले तो वो दाढ़ी खुजाते हुए बोले, वहाँ आदमी था, आधार कार्ड थोड़े था कि डिटेल में बता दें सब। उन्हें स्लीपर डिब्बे में बैठी उन औरतों की बातें याद आ रही थीं जो कह रही थीं कि लड़की शादी के लिए राजी नहीं थी, शायद उसका कहीं और अफेयर था। अब तो लेने के देने पड़ गए थे। जुगनू के ससुर गंगाधर साहब इस रिश्ते के लिए और छानबीन करने को कह भी रहे थे, लेकिन जुगनू फूफा ने खुद ही जोर देके कहा था कि रिश्ता सही है और उनकी बात रखते हुए पप्पू की शादी के लिए हामी भर दी गई थी। तो जाहिर है कि ले दे के सब किया धरा उन्हीं के मत्थे मढ़ा जाना था। वो जानते थे कि अब ट्रेन में तो हंगामा होगा ही, खानदान में भी वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। पप्पू भैया उठिए पप्पू। निशा ने सामने की बर्थ पर दूसरी तरफ करवट लेकर रेलवे की ठंडी ठंडी तकिया से लिपट कर आराम से सो रहे दूल्हे मियाँ पप्पू को आवाज लगाई ही थी कि जुगनू फूफा ने फौरन उसे टोका। मत जगाओ उसे, सोने दो, अभी तुम इधर आओ। उसका हाथ पकड़कर तकरीबन खींचते हुए वो उसको एक तरफ ले आए और बोले, अभी तमाशा हो जाएगा यहाँ। फिर सर खुजलाते हुए बोले, अच्छा तुम जाकर अपनी सीट पर चुपचाप लेट जाओ, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं देखता हूं क्या मामला है। डरी तो निशा भी थी, लेकिन जुगनू फूफा की बात सुनकर उसने हाँ में सर हिला दिया और घबराते घबराते अपनी सीट की तरफ चली गई। जुगनू काफी देर तक वहीं खड़े रहे। उनके मन में तमाम ख्याल आ रहे थे कि अब क्या होगा। अभी जब सबको पता चलेगा कि दुल्हन ट्रेन में नहीं है और वो अपने पुराने प्रेमी के साथ चली गई है तो कैसा शोर होगा। अम्मा तो आसमान सर पे उठा लेंगी। लड़खड़ाते हुए वो वापस अपनी जगह पे आए तो देखा कि क्रिस्टीना अब भी वहीं पे खड़ी थी। क्या हुआ आपके चेहरे पे अचानक पसीना? तबीयत तो ठीक है ना? उसने कहा तो जुगनू अचानक संभलते हुए बोले, हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। आप लेटिए ना जाकर, बहुत देर हो गई है, थक भी गई होंगी। वो बोली, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, और वैसे भी आप इतनी दिलचस्प बातें करते हैं ना कि आधे रास्ते का तो पता ही नहीं चला। और सुनाइए, तो ये पप्पू भाई के ससुराल वाले आपके रिश्तेदार हैं क्या? आप ही ने लगाया ना ये रिश्ता? जुगनू गर्दन के पसीने को पोंछते हुए बोले, नहीं सच बताएं तो हमने नहीं लगाया ये रिश्ता। मतलब हम तो जानते भी नहीं थे कि ये लोग कौन हैं, कहाँ के हैं। हमें तो भाई बस पुत्तन ने बताया था कि एक लड़की है उनकी नजर में, तो हमने गंगाधर साहब को मिलवा दिया। अब भाई जिम्मेदारी तो उनकी है ना, लड़का तो उनका है, उनको देखना चाहिए था ना। क्रिस्टीना को यह बात कुछ अजीब सी लगी कि जो शख्स अभी कुछ देर पहले तक ताल ठोंक के कह रहा था कि रिश्ता उसने लगवाया है, वो अब कन्नी काट रहा है। उसने एक अजीब सा लुक दिया और कहा, चलिए मैं लेटती हूँ, सच में थकान होने लगी है। गुड नाइट। बिल्कुल आप लेटिए, गुड नाइट। जुगनू फूफा ने हड़बड़ाते हुए कहा और उसके जाने के बाद दाएं बाएं देखा तो ट्रेन के बाथरूम के दरवाजे के पास उन्हें कुछ तस्वीर वाले स्टिकर दिखाई दिए, जिनमें गड़ा हुआ धन, विदेश यात्रा में रुकावट, ऊपरी चक्कर, टोना टोटका, प्रेम विवाह, नौकरी में प्रमोशन, ग्रह कलेश वगैरह से छुटकारा दिलाने का दावा किया गया था। एक पल के लिए जुगनू उसमें कुछ फाइन प्रिंट ढूंढने लगे कि कहीं छोटा सा ही सही दुल्हन गुम हो जाना भी लिखा हो, लेकिन अफसोस के मियां मूसा बंगाली ने ऐसा कोई ऑफर दिया नहीं था। एक पुरानी कहावत है कि जंगल में जब भीषण गर्मी पड़ती है तो शेर और हिरन एक ही नदी से पानी पीने लगते हैं।
यानी मुसीबत के वक्त किसी का भी साथ मिल जाए तो मुसीबत कम हो ना हो, कम लगने जरूर लगती है। जुगनू इस वक्त बड़ी मुसीबत में थे और ऐसे में उनको याद आया सिर्फ एक नाम, उनके इकलौते साढ़ू और खानदान में उनके प्रतिद्वंदी, उनके राइवल अन्नू कुत्ते वाले। अंधेरे में बर्थ के बीच से टटोलते टटोलते जुगनू अन्नू फूफा की बर्थ ढूंढ रहे थे। वो उनको बताना चाहते थे कि क्या बवाल हो गया है। वहां अंधेरा काफी था। एक मिडिल बर्थ को गौर से देखा तो अन्नू चादर लपेटे लेटे थे। अन्नू भाई, आवाज सुनिए, हेलो। जुगनू ने अंधेरे में चादर हटाई तो उसमें से आवाज आई, अरे अरे कौन है कम बखत मारा। आवाज अम्मा की थी। अभी भन्न से देंगे एक लात तो सारी मस्खरी निकल जाएगी। रात को हंसी ठिठोली सूझ रही है, बताओ चादर खींच रहे हैं, मारेंगे कंटा तो तबीयत हरी हो जाएगी तुम्हारी। जुगनू ने दांतों से जबान दबा के कहा, अरे अरे सॉरी, आप सोइए सोइए, हमको लगा कोई वो सुगंधा है, सो जाओ मस, सो जाओ। फिर अंधेरे में कदम जमा जमा के चलते हुए, आंखें मिचमिचाते हुए सारी बर्थ ठीक से देखी और आखिरकार उनको खर्राटे लेते हुए अन्नू फूफा मिल ही गए। अरे अन्नू भाई साहब, अरे सुन रहे हैं, हेलो, अरे हम हैं जुगनू। उन्होंने फुसफुसाते हुए अन्नू की बांह हिलाते हुए कहा तो वो हड़बड़ा के उठ बैठे। कौन है, क्या हुआ? होठों के किनारों को हथेली से पोंछते हुए उन्होंने कहा तो जुगनू फुसफुसाए, अरे गजब हो गया, आप एक मिनट के लिए इधर आइए मेरे साथ, अर्जेंट है मामला, अर्जेंट। कुछ देर में अन्नू फूफा और जुगनू फूफा दरवाजे के पास खड़े थे। अन्नू फूफा के इकलौते दोस्त मामा जी भी आंखें मिचमिचाते हुए वहां पहुंच गए थे। मामा ने कमीज की ऊपरी जेब से डायरी और पेन निकाल लिया था। अरे क्या पता जुगनू वहीं स्कीम के मेंबर बन जाए। क्या बात है? अन्नू फूफा ने उबासी लेते हुए पूछा तो जुगनू फूफा ने दोनों हाथ अपने माथे पे रखते हुए कहा, अरे दुल्हन नहीं है अपनी जगह पे, चली गई वो किसी के साथ। क्या चली गई? कहाँ चली गई? हक्का बक्का से मामा ने डायरी और पेन जेब में वापस रखते हुए कहा। अरे हमको पता होता तो क्यों जाने देते, कहते हुए जुगनू फूफा ने सारी बात तफसील से मामा और अन्नू को बता दी। ओ तेरी, ये तो मतलब बड़ा वाला मामला हो गया आपके साथ है? अन्नू फूफा बोले। हमारे साथ क्यों भाई, हमारे ऊपर न डालिए। तो रिश्ता तो लबर लबर करके आप ही ने लगवाया था ना, है? हाँ तो रिश्ता लगाया था तो क्या हुआ, ससुर जी को खुद नहीं देखना चाहिए था कि कौन क्या है, कैसा है? हमको तो बोलते रहते हैं कि तुमको अकल नहीं है, बेवकूफ हो। अब खुद यहाँ आंखें बंद करके बैठ गए। और आप तो उनके फेवरेट हो, आप ही देख लेते। हम क्या के फेवरेट हैं? हाँ? पूरी शादी में हमको एक को बार खाना नहीं पूछा, हम क्या के फेवरेट? अरे फेवरेट तो आप हैं। तुम लोग लड़ना बंद करो यार। अचानक मामा जी ने जोर से कहा तो दोनों खामोश हो गए। जुगनू फिर भी धीरे से बोले, आप हैं फेवरेट। मामा बोले, देखो भाई, मेरे ख्याल से मामले की गंभीरता को समझते हुए अभी चल के मम्मी जी और गंगाधर जी को बता देते हैं। नहीं मामा जी, अभी नहीं, जुगनू बोले। अभी ट्रेन का मामला है, सब परेशान हो जाएंगे, सबको संभालना मुश्किल हो जाएगा। पपुआ तो कूद जाएगा ट्रेन से। एक बार अपने शहर पहुंच जाए, वहीं करेंगे थाना पुलिस। ऐसा करिए कि बस कानपुर तक मामला संभाल लीजिए, बाकी वहां हम देख लेंगे। अन्नू शायद ऐसे ही मामले के इंतजार में थे। बोले, ठीक है हम संभाल लेंगे, लेकिन एक शर्त है। जी कहिए, जुगनू ने मायूसी से पूछा तो अन्नू नजर बचाते हुए, शर्माते हुए, हल्की मुस्कान के साथ बोले, आप ना बस क्रिस्टीना से दूर रहिएगा। अब मामा और जुगनू ने एक दूसरे को गौर से देखा और फिर जुगनू ने कहा, शर्त मंजूर है। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं भाई, सोते क्यों नहीं? एक आवाज गूंजी तो सबने चौंक कर देखा। जुगनू फूफा की पत्नी सुगंधा आंखें मिचमिचाती हुई चली आ रही थी। अरे कुछ नहीं, बस जरा पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, हैं? कहते हुए अन्नू फूफा ने मामला संभाला और दिखाने के लिए बातें बनाने लगे। देखिए जुगनू भाई साहब, वोटर जो है ना बेवकूफ नहीं होता है?
सुनता सबकी है, हाँ में हाँ सबकी मिलाता है, लेकिन करता वही है जो उसके मन में होता है। हाँ? अन्नू बोलते बोलते कनखियों से सुगंधा भाभी को भी देख रहे थे, जो उनके हिसाब से वॉशरूम जा रही थी। लेकिन तभी उनकी और जुगनू की आंखें हैरानी से फैलने लगी। सुगंधा वॉशरूम क्रॉस करके आगे निकल गई थी। अरे अरे सुनो, कहां जा रही हो? जुगनू लगभग चीखे। वो बोली, देखा हूं ना जरा दुल्हन ठीक से लेटी है कि नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं उसे? कहते हुए वो आगे बढ़ गई। जुगनू ने सर पीट लिया। अब तो मामला खुलने ही वाला था। लेकिन तभी उनकी नजर अन्नू फूफा के चेहरे पे पड़ी, जिस पर संतोष वाली मुस्कुराहट थी, जैसे वो उनसे कह रहे हो, परेशान मत हो वत्स, अन्नू बाबा के पास एक प्लान है। दोस्तों, ये था मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी बारात नामा का दूसरा हिस्सा। उम्मीद है आप भी सफर का मजा ले रहे होंगे। क्या दुल्हन के ट्रेन से चले जाने वाली बात अब खुल जाएगी, या अन्नू फूफा का प्लान कामयाब हो जाएगा? आखिर कहां चली गई है दुल्हन और आगे क्या होगा? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का तीसरा हिस्सा, बारात नामा पार्ट 3।